अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान का फेडरल बजट फॉर द फिस्कल ईयर 2026-2027 आ चुका है। इसका टोटल आउटले रुपीस 18.7 ट्रिलियन का है। अगर हम इसमें फर्दर डाइव इन करें तो जो टोटल रेवेन्यू टारगेट इस साल का रखा गया है वो पिछले साल की कलेक्शन यानी 13 ट्रिलियन रुपीस से 17.6% ज़्यादा यानी 15.26 ट्रिलियन का रखा गया है। अगर हम PSDP के एलोकेशन की बात करें तो ये 1000 अरब रुपए की है। अगर हम GDP ग्रोथ का टारगेट देखें तो ये 4% का है। अगर हम प्राइमरी सरप्लस का अगर हम टारगेट देखें तो ये 2% का है। अगर हम बजट डेफिसिट का टारगेट देखें तो ये 3.6% का है। अगर हम फर्दर नंबर्स की तरफ जाएं तो हम देखते हैं कि एक्सपोर्ट टारगेट तकरीबन 32 बिलियन डॉलर्स का इस साल रखा गया, पिछले साल जो कि 35 अरब डॉलर का था। अगर हम देखें तो फर्दर डाइव इन करें डिटेल्स के अंदर तो हम देखते हैं कि सेक्टर वाइज अनएक्सपेक्टेडली सिक्लिकल सेक्टर्स के लिए भी स्मॉल विंस हमने देखे। हमने देखा कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर हैज़ टेकन द लीड इन टर्म्स ऑफ द एग्जेम्पशंस और जो रिलीफ मेजर्स थे। हमने इंडिविजुअल्स के लिए हमने रिलीफ मेजर्स देखे, जैसे कुछ हमने सैलरी स्लैब्स की हमने रैशनलाइजेशन देखी। इसके साथ साथ हमने सुपर टैक्स ऑन इंडिविजुअल्स की विड्रॉवल देखी। फिर हमने CVT का एक एबॉलिशमेंट देखी जो कि आपके जो फॉरेन प्रॉपर्टीज़ थी इंडिविजुअल्स की 4 साल से बड़ा पुरजोर मुतालबा था कि इसको अबॉलिश किया जाए। दैन अगर हम कंपनीज़ की तरफ आएँ तो सुपर टैक्स की हमने रैशनलाइजेशन देखी फ्रॉम 10% टू 8%। इसी तरह अगर हम देखें तो रेवेन्यू मेजर्स भी लेके आए गए हैं रिटेलर्स के लिए। ऑब्वियसली हर हुकूमत ये चाहती है कि जो आपकी अनटैक्सड इकॉनमी है उसको नेट में लेके आए, तो फिक्स्ड टैक्स स्कीम एक निकाली गई है रिटेलर्स के लिए। नहीं, तकरीबन 1% जिनका टर्नओवर एनुअल 200 मिलियन से तक का है उनके लिए एक फिक्स टैक्स स्कीम निकाली। अब देखते हैं कि इसकी टोटल कितना अचीव होता है इसका टारगेट। और अगर हम देखें तो SUV जो गाड़ियाँ हैं तकरीबन 2000 से 3000 सीसी की गाड़ियाँ हैं उन पे टैक्स लगाया गया है, या जो EV जो कि जिनकी वैल्यूएशन 20 मिलियन रुपीस से ज़्यादा की है उन पे हमने टैक्स मेजर्स देखे। हमने फेडरल एक्साइज ड्यूटी के मेजर्स देखे हैं तकरीबन 80 रुपीज़ लीटर ऑन पेट्रोलियम बेस्ड सॉल्वेंट्स और टर्पेंटाइल ऑयल में। हमने फिर जो है FMCG पर सेल्स टैक्स रैशनलाइजेशन जैसे मेजर्स देखे। सो ऑल इन ऑल हमने देखा कि ऑन द फेस ऑफ इट सीम्स के बजट जो है एक सेमी पॉपुलिस्ट अगर आप कहें, या हमने कहीं ना कहीं स्मॉल विन ज़रूर इस बजट में देखें। इसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे। हमारे साथ आज स्टूडियोज़ में मौजूद हैं अरसलान सोमरो, ही इज़ एन इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक एनालिस्ट। हमारे साथ मौजूद हैं ज़ीशान मर्चेंट साहब, इज़ अ सीनियर टैक्स एक्सपर्ट, और हमें बज़रिया जूम लिंक ज्वाइन कर रहे हैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट अमार अतर सईद साहब, इज़ ऑल्सो अ टैक्स एक्सपर्ट। वेलकम टू द शो। अरसलान, आपने बजट देखा, तकरीबन हम देखते हैं 4% का GDP ग्रोथ फिगर है। बल्कि अभी ऑन माय रडार कामर खान साहब के शो पे औरंगजेब साहब भी आए थे, द फाइनेंस मिनिस्टर, ही सेड दैट दिस इज़ अ प्रो ग्रोथ लेड बजट। व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन द जनरल बजट के आपको किस तरह का बजट लगा इन टर्म्स ऑफ जो हमने देखा कि कुछ रिलीफ भी मिला सिक्लिकल सेक्टर्स के लिए, इन जनरल इंडस्ट्री के लिए भी हमने कुछ अनाउंसमेंट देखी? जी, मुझे सबसे पहले तो एज एन एनालिस्ट, एज एन इन्वेस्टर, या इवन एज ए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी या आपके लेंडर, हम बेसिकली ये देख रहे थे पाकिस्तान में जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो तो उन्होंने रिजॉल्व किए कि नहीं किए। अब पिछले 5 साल देख लें, 10 साल देख लें, 20 साल देख लें, हमारे 2 मेजर प्रॉब्लम्स होते हैं। एक तो आपका फिस्कल डेफिसिट, दूसरा आपका करंट अकाउंट डेफिसिट। आई थिंक इसको स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से लेना चाहिए कि फिस्कल डेफिसिट को भी, कि जो गवर्नमेंट ने जो नंबर दिया है टारगेट फॉर द फेडरल 4.9% एंड ओवरऑल 3.6% ऑफ द GDP, इसमें प्रोविंसेस का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा, जो हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकल सेटलमेंट की वजह से एक हफ्ता शायद आपकी बजट डिले भी हुई थी। नंबर 1। नंबर 2, जो करंट अकाउंट डेफिसिट का भी जो टारगेट इस वक्त बजट के अंदर रखा गया है अराउंड 3.6 बिलियन डॉलर्स फॉर द ईयर, विच इज़ रफली आई थिंक 0.6 to 0.7% ऑफ द GDP, दैट इज़ अगेन लेस देन 1% ऑफ द GDP। अगर ये 2% से नीचे रहता है तो आई थिंक द कोस्ट इज़ क्लियर, ये अभी तक आपकी इकॉनमी वॉबल नहीं कर रही। तो एक चीज़ तो फॉर श्योर है कि स्टेबिलिटी तो हमें लेके आनी है, उसमें कोई डाउट नहीं है। सिमिलरली जैसे आपने अभी इंट्रोडक्शन में कहा, प्राइमरी सरप्लस, डिटेल्स में नहीं जाते, लेकिन आवाम को ये बताना बड़ा ज़रूरी है कि इस वक्त ग्लोबली इकोनॉमीज़ में क्या हो रहा है कि सबके बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रहे हैं, क्योंकि इकोनॉमीज़ के अंदर डेट बहुत ज़्यादा है, कर्जा बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान ने क्या किया पिछले 3-4 सालों से, आज औरंगजेब साहब ने कहा भी था फ्लोर पे कि डेट टू GDP रेशियो को कम करके 75-76% से अभी 67-68% पे लेके आ गए, कि हमारा जो फेडरल बजट होता है ना उसमें आपके पास लीवे हो जाए PSDP के लिए, डेवलपमेंट के लिए, हेल्थ के लिए, एजुकेशन लिए। एक छोटे सा नंबर लेते हैं, साल में आपके 8 ट्रिलियन रुपीज़ सिर्फ इंटरेस्ट रिपेमेंट में चले जाते हैं, वर्सेस PSDP फेडरल 1 ट्रिलियन रुपीज़ की है। अब 1 ट्रिलियन रुपीज़ में आप ये देखें, हम एक हॉस्टाइल रीजन के अंदर बैठे हुए हैं, वाटर सिक्योरिटी बहुत बड़ा हमारे लिए चैलेंज है, हमें डैम्स बनाने हैं, हमें रेलवेज अपग्रेड करने हैं, हमें एजुकेशन और हेल्थ केयर के ऊपर खर्च करना है। तो आई बिलीव दिस 1 ट्रिलियन इज़ नॉट इनफ, इवन अगर आप प्रोविंसेस का डाल देते हैं। नेवरदलेस, हैविंग सेड दैट, गवर्नमेंट ने एक चीज़ डिसाइड की है कि अभी वो सिम्बॉलिक
3% 3.5% GDP ग्रोथ से अभी एक्सेलरेट करके 4 to 5% की तरफ उनको जाना है, एंड दैट्स नॉट इनफ। क्योंकि देखिए 4% यूएस की इकोनॉमी, चाइना के लिए, इंडिया के लिए, बड़ी इकोनॉमीज़ के लिए अच्छा होता है क्योंकि बेस बड़ा है, नंबर 1। नंबर 2, हमारा बेस वैसे ही छोटा है टू स्टार्ट विद, और हमारे मुल्क के अंदर 2.5% तो आपकी सिर्फ पॉपुलेशन ग्रोथ होती है। तो आई वुड से कि स्टेबलाइजेशन फेज़ तो ख़त्म हो गया है, लेकिन गवर्नमेंट ने इस वक्त बड़ा कैलकुलेटेड एफर्ट दिखाया है, अपने एंड से कुछ एम्बिशियस टारगेट्स भी दिए हैं टैक्स के ऊपर, जो हमारे टैक्स एक्सपर्ट्स उसके ऊपर बताएंगे। लेकिन गवर्नमेंट ने एक बात दे दी है कि हम लोग ग्रोथ की तरफ डेफिनेटली जा रहे हैं। उसमें जो इंसेंटिव्स उन्होंने दिए, आई थिंक उसको हम बाद में डिस्कस भी कर सकते हैं, बट दीज इंसेंटिव्स आर अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट राइट नाउ to move the economy forward towards a 4 to 5% GDP growth target। हम अगर ये देखें कि स्टॉक मार्केट के लिए भी, इकोनॉमी के लिए भी, और सैलरी क्लास के लिए भी, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, जो हम लोग 3-4 साल से सब कंप्लेन कर रहे थे कि आपकी सैलरी पे टैक्स ज़्यादा है, सुपर टैक्स आ गया है, कॉर्पोरेट टैक्स ज़्यादा है, तो अब इसमें किस तरीके से गवर्नमेंट जो है ना उसको अभी अपने पॉपुलस वोट्स वापस लेती। तो यहाँ से प्लान किया है इन्होंने कि हम लोग आहिस्ता आहिस्ता से हर साल रिलीफ देते रहें, ताकि जो है ना हमारे वोट बैंक भी स्ट्रांग हो और डायरेक्ट टैक्सेशन का इम्पैक्ट भी कम हो, और आपके टैक्स वाइडनिंग की तरफ एफर्ट किया जाए। बिल्कुल अरसलान, अभी जैसे वी टॉक अबाउट द फिस्कल साइड और रेवेन्यू का मामला, अगर इसको एक अकेलीज हील कहा जाए तो शायद गलत ना हो। अगर हम इस साल का टारगेट देखते हैं 15.26 ट्रिलियन, सॉरी कमिंग ईयर का, पिछले साल हमने जो 13 ट्रिलियन हमने अचीव किया है, 17.6% का जंप है ईशान साहब। 8.2% आप इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट कर लें, 4% की जीडीपी ग्रोथ के साथ एडजस्ट कर लें, बाकी 5.6% जो मेजर्स आज लिए गए, कुछ कंसेशंस भी हैं, कुछ न्यू मेजर्स भी हैं, ये तकरीबन 600 अरब रुपए का अमाउंट है। ये कहाँ से आएगा आपके मुताबिक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगेन मुझे ये समझ में नहीं आती कि हम ऐसे टारगेट्स रखते क्यों हैं जो हम अचीव नहीं कर सकते। मैंने बजट को देखा, सुना, समझने की कोशिश की, कुछ चीज़ें अच्छी नज़र आईं जिसके लिए अप्रिसिएशन ड्यू है, कुछ चीज़ें अच्छी नज़र नहीं आईं जिसके लिए मेरी रिजेंटमेंट होगी और मैं बरमला उसका इजहार भी करूँगा। प्रॉब्लम ये है कि जो इस वक्त का जो टैक्स टारगेट जो हम अगले साल का रखने जा रहे हैं, देखने में तो ये सिर्फ 296 बिलियन ज़्यादा है मेरे ख्याल से, समथिंग लाइक दैट। बट अगर ओरिजिनल टारगेट से देखा जाए जो अब हम अचीव करने जा रहे हैं उससे काफ़ी ज़्यादा, जैसे आपने फरमाया। प्रॉब्लम ये है कि हमारी इकॉनमी के बहुत अच्छी चल रही है। हमने अभी जैसे बात हुई पॉपुलेशन की, क्या पॉपुलेशन कंट्रोल कर ली है? हमारे पास जो इन्फ्लक्स हो रहा है हर साल, नए बच्चे जो आ रहे हैं और जो मार्केट में पढ़ने के बाद अब आ रहे हैं, क्या उनके लिए जॉब्स हैं? क्या हमारे बिजनेसेस जो है फुल कैपेसिटी पे चल रहे हैं? क्या हमारे बिजनेसेस को जो है अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ एनर्जी यानी बिजली है? क्या उनको सिक्योरिटी है? क्या उनके पास वो चीज़ें हैं कि जो उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करने जा रही हैं आने वाले बजट में, या उसको इंक्रीज़ करने जा रही है? एक छोटा सा बैरोमीटर अगर आप देखेंगे कि पीडीएल को इंक्रीज़ किया है अगले साल के लिए, इसका मतलब है कि पेट्रोल पे उसका इम्पैक्ट जाएगा। एक आम आदमी इस वक्त 130 रुपये पर लीटर तकरीबन अगर पीडीएल दे रहा है, तो अगले साल जुलाई इफ़ेक्टिवली वो शायद 135 रुपये देगा। तो ये 135 रुपये का टैक्स है कि वो हर आदमी, चाहे वो अफोर्ड कर सकता है या नहीं कर सकता, उसने देना है। तो जो आपने जो बात की ना, जो गैप जो है वो एक पीडीएल से कवर होगा, कुछ ना कुछ टैक्स रेट्स को इन्होंने बढ़ाया है, उससे रिकवर करेंगे। कुछ जो है इन्होंने ऐसे मेजर्स लिए हैं, जैसे हम कहते रहे, हम सारी ज़िंदगी बचपन से मैं सुनता रहा हूँ कि जी जो सेल्स टैक्स है वो वैल्यू एडिड चेन है, हर स्टेज पे वैल्यू एडिशन होनी चाहिए, और हम थर्ड शेड्यूल के शुरू से ख़िलाफ़ थे। गवर्नमेंट भी शुरू से ख़िलाफ़ थी। वो उसने पहले कुछ डाले 13 सेक्टर्स, फिर उसमें 30 सेक्टर्स हुए, वो 30 से फिर 15 हुए, और आज हम 72-73 पे पहुंच गए। तो हमने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि जो मैंने आज से 2014 में कहा था कि आप वैल्यू चेन को नहीं पकड़ सकते, आज FBR ने उसको मान लिया। क्वेश्चन ये है कि हम 1 स्टेप फॉरवर्ड एंड 2 स्टेप बैकवर्ड्स करते हैं। मुझे जो अच्छी चीज़ें नज़र आई, सैलरी टैक्स पेयर्स को रिलीफ देना ओवर ड्यू था, कुफर टूटा खुदा करके। अब वो लोग जो 2 लाख रुपए महीने से ऊपर कमाते हैं उनको फ़ायदा है, और जो 10 लाख रुपए तक जाते हैं उनको सालाना 5 लाख रुपए का टैक्स कम हो जाएगा। तो ये टैक्स कम हुआ है जिनकी सैलरी 2 लाख से ज़्यादा पर मंथ है और 10 लाख एंड ऑनवर्ड्स है, उनको
टैक्स में काफ़ी फ़र्क पड़ा है। जो 1 लाख रुपए तक कमा रहा था या 1.5 लाख रुपए तक कमा रहा था या 2.25 लाख रुपए तक कमा रहा था, उसका रिड्यूस वैसे ही रेट रिड्यूस था, उसको कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। तो वो तो चले, जो 2 लाख रुपए तक कमा रहा है उसका 6,000 रुपये टैक्स कम हुआ है, तो आई वुड नॉट काउंट दैट। सैलरी टैक्स पेयर्स को अच्छा रिलीफ दिया, आई एम वेरी हैप्पी फॉर इट। हम समझ रहे थे कि इंडिविजुअल और पार्टनरशिप्स को भी रिलीफ मिलेगा। जो छोटे बिजनेसमैन होते हैं, जो क्लिनिक्स होते हैं, जैसे हम छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं, तो हमारा टैक्स रेट मैक्सिमम है 49.5%। जैसे सैलरी का 35% था, हमारा 49.5% है। 45% प्लस 10% सरचार्ज 4.5%। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हमारी प्ली को भी जैसे सैलरी को कंसिडर कर रही है, हमें भी कंसिडर करेगी। अनफॉर्चुनेटली हमारे लिए इस बजट में कोई भी नहीं है। अब होगा ये इफेक्टिवली कि मैं अगर 100 रुपये कमा रहा हूँ तो 42-43 रुपये मैं टैक्स में दे दूंगा, फिर 2% मैं WWF दे दूंगा, फिर 5% मैं WPPF दे दूंगा, तो 100 रुपये में से 50 रुपये तो मैंने टैक्स दे देना है। तो अब आप मुझे फैसला करके बताएं कि मैं क्या ऑनेस्टली टैक्स भरूंगा या इनकम दिखाऊंगा या नहीं दिखाऊंगा। इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। बिल्कुल। आई विल नेवर शो अ प्रॉपर टैक्स रिटर्न। ऑल्दो ये मेरी बात नहीं कर रहा मैं, ये मैं एक जनरलाइज बात कर रहा हूँ, एक जनरल बात कर रही है, तो प्लीज़ डोंट टेक इट ऑन मी। बट एक अच्छी चीज़ जो नज़र आई, अगेन IT एक्सपोर्टर का जो रिड्यूस कंसेशनरी रेट इस साल ख़त्म हो रहा था, उसको 2029 तक एक्सटेंड किया। वेरी गुड थिंग। एक्सपोर्ट IT की बढ़ रही है, उसको सपोर्ट देने की ज़रूरत थी। गुड स्टेप, आई लाइक इट। मिनिमम टैक्स का जो थ्रेशोल्ड था, जो 100 मिलियन के ऊपर टर्नओवर टैक्स कैलकुलेट करता होता था, उसको 200 मिलियन कर दिया। गुड स्टेप। एक्सपोर्टर के ऊपर से सुपर टैक्स ख़त्म कर दिया। अनदर गुड स्टेप। एक्सपोर्टर का जो रेट 1+1 था, अब उसको 1.25% कर दिया। गुड स्टेप। सो इस बजट में कुछ चीज़ें अच्छी हैं। सैलरी टैक्स पेयर्स के लिए अच्छा है, एक्सपोर्टर्स के लिए अच्छा है, IT एक्सपोर्टर्स के लिए भी अच्छा है। तो ये तो चीज़ें अच्छी हैं जिसको अप्रिशिएट करना चाहिए। उन्होंने हमें जो है वो इंटीग्रेशन अलाउंस दे दिया है कि अब हमें चूँकि इनवॉइसिंग्स करनी है, तो उसके लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हम लगाएंगे, चाहे हार्डवेयर हो या सॉफ्टवेयर हो, उसका 10% कॉस्ट तक का टैक्स क्रेडिट दे दिया। यानी इट्स अ मिक्स बैग। It's a mixed bag, but I am skeptical that this target could be achieved for a very simple reason that we have put a GDP target of 4%. 4%. Yes, 4%. So if we say we have put a target of 4% and then you added 8% of 8.2%। मगर मैं इस पे बिल्कुल दोबारा आता हूँ इस टैक्स टारगेट पे। अमार, मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाह रहा था। तकरीबन 12 ट्रिलियन रुपीस की आपकी कैश इकोनॉमी है, एंड एक आई थिंक हमारा एक बहुत बड़ा पेन इकोनॉमी का यही है जो आपकी अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है। इवन दो एक आसान एक फिक्स टैक्स स्कीम आज गवर्नमेंट लेके आई है रिटेलर्स के लिए, आपको कोई सिग्निफिकेंट मेजर्स नज़र आए इस 12 ट्रिलियन की अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी को फॉर्मल सेक्टर में लाने के लिए? अस्सलाम वालेकुम जी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिस तरह ज़ीशान भाई ने कहा कि इट इज़ अ 1 स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, देन 2 स्टेप पीछे लिए गए। ये स्टेप अच्छा है कि जी एक कोशिश की जा रही है कि इनफॉर्मल सेक्टर को लाया जाए, बट पहले भी वो कोशिशें की गई हैं और बतदरीज की गई हैं, पिछले कई सालों से की गई हैं, बट उनका रिज़ल्ट देखा, उस रिज़ल्ट जब हम देखते हैं तो हमें कुछ उसके अंदर खातिर खा कोई चीज़ नज़र नहीं आती है। तो आई डोंट थिंक कि जी अनलेस एंड अनटिल गवर्नमेंट अपने इन स्टेप्स और मेजर्स के ऊपर इम्प्लीमेंट करे, एग्जीक्यूट करे, जो कि काफ़ी चीज़ें कानून में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं और काफ़ी चीज़ें इस बार इन्होंने कानून में ऐड की गई हैं जिसके तहत ये ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस के ऊपर फोकस कर सकते हैं। बट क्या उसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाएगा, एग्जीक्यूट किया जाएगा, वो एक बड़ा सवालिया निशान है। क्या इसके बाद प्रोटेस्ट होंगे, क्या इसके बाद एहतजाज होंगे, और क्या फिर उन मेजर्स को दोबारा हटा दिया जाएगा, वो भी एक सवालिया निशान है। गवर्नमेंट की इंटेंशन इससे ज़रूर नज़र आती है कि इन्होंने टैक्स रेट्स में कहीं अक्सर जगहों पर रिलीफ भी दी है, बट अक्सर जगहों पर रिलीफ नहीं भी दी है। जहाँ रिलीफ दी है उसमें मेरा एटलीस्ट मानना ये है कि जब आप लोगों को बोलेंगे कि आपके ऊपर टैक्स रेट कम किया जा रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर से डॉक्यूमेंटेड सेक्टर में आएंगे। सो अगर टैक्स रेट्स को खातिर का कम किया जाता बिजनेसेस के लिए, AOPs के लिए, छोटे बिजनेसमैन के लिए, जिस तरह ईशान भाई ने कहा, तो इधर आप ये जो 13 ट्रिलियन का आपने नंबर लिया, ये उसके अंदर भी इसका कमी की आपको नज़र आती। तो वो मेजर्स मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। कुछ मेजर्स लिए गए हैं,
स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, बट इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द डे अगर ये इसको इन्फोर्स कर पाएंगे, इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर पाएंगे जो ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस की प्रोविजंस हैं, तो मैं समझता हूँ कि टैक्स बेस में इजाफा हो सकता है। बट अगेन एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है, दो मेजर चीज़ें जो हमने देखी हैं इस बजट के अंदर, जो कि आम आदमी के लिए चीज़ें और महंगी कर रही हैं, जिसकी वजह से मुझे क्वेश्चन मार्क रेज होता है कि वो ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस इनका प्रायोरिटी है या नहीं है। एक पेट्रोलियम लेवी बढ़ा दी गई है, दूसरी थर्ड स्केड्यूल के अंदर काफ़ी आइटम्स को डाल दिया गया है। जब थर्ड स्केड्यूल में सेल्स टैक्स में काफ़ी आइटम्स को डाल दिया गया है, इसका मतलब है इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो आम आदमी पे आ रहा है, वो एंड कंज्यूमर पे आ रहा है, और इसका मतलब है कि आम आदमी के लिए लाइफ और डिफिकल्ट हो रही है। तो मे बी कलेक्शन टारगेट जो है वो डायरेक्ट से ज़्यादा इनडायरेक्ट पे, बट अगर डायरेक्ट के अंदर ये लोग और फोकस करते और रिलीफ देते तो ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस बेहतर होती, क्योंकि लोग वॉलंटरली तौर पे आते, कहते यार अब मुझे 45% या 49% की जगह मुझे 20% टैक्स देना है, लेट मी पे 20% टैक्स, मैं एटलीस्ट काफ़ी अपनी चीज़ें वाइट कर लूँगा, मैं प्रॉपर्टी ले सकूँगा, मैं गाड़ी चला सकूँगा, मैं मल्टीपल चीज़ें कर सकूँगा। तो मुझे अभी भी सवालिया निशान है। लेट्स होप एंड लेट्स प्रे कि ये लोग इसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी करेंगे, दे विल वॉक द टॉक बेसिकली। बिल्कुल। I'd like to add here, जो ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस की जो बात हो रही है, तो देखिए मैं आपको बताऊं कि हम एज विदहोल्डिंग एजेंट्स पिछले कई सालों से, एटलीस्ट 15-20 सालों से जो है, जब से ये नॉन फाइलर का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है इन द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, हम उन लोगों का जो टैक्स काटते हैं उसका रिपोर्ट करते हैं कि हमने जो है फलाने शख्स का इतना सर्विस या उससे इतने गुड्स परचेज किए, उसका फाइलर का रेट से 11% था, लेकिन चूंकि वो नॉन फाइलर है हमने उसका 22% टैक्स काटा है, और वो हम रिपोर्ट कर रहे होते हैं। एफबीआर के पास नॉन फाइलर का डेटा मौजूद है, उस पर वो काम नहीं कर रहे, तो अगर वो काम करेंगे तो टैक्स बेस बढ़ेगा। बिल्कुल। इसी तरीके से पाकिस्तान में मैं कमरान साहब का प्रोग्राम में सुन रहा था कि 10 करोड़ बैंक अकाउंट्स हैं, 60 लाख टैक्स पेयर्स हैं। अगर एक टैक्स पेयर के पास 5 बैंक अकाउंट्स भी हैं तो ये 3 करोड़ बैंक अकाउंट्स बनते हैं। तो ये बाकी 7 करोड़ किसके हैं भाई? इसको कोई चेक कर रहा है या नहीं कर रहा है? इसी तरीके से कानून के अंदर जिशान भाई की बात में मैं सॉरी मेरे जिशान भाई आपको कट करूं, बट कानून के अंदर सारे प्रोविजंस दिए हुए हैं, इनके पास सारे टूल्स हैं। 15 साल में जब से इसाक डार साहब ने ये नॉन फाइलर का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, उनसे पूछा जाए, गवर्नमेंट से पूछा जाए, एफबीआई से पूछा जाए कि उन्होंने करा क्या। अनफॉर्चुनेटली टैक्स है 2020-30 जून को खत्म हो रहे हैं, जो उनको नोटिस आए जा रहे हैं कि जो फाइलर्स हैं, जिन्होंने नॉन फाइलर्स हैं, जिन्होंने बतदरीज नॉन फाइलर्स के ऊपर टैक्स दिया है, उनको आज तक नोटिस नहीं आया, या अगर आए दे कैन कंटिन्यू टू स्लीप पीसफुली। देखा जाए नहीं ऐसे देखिए, मैं बताऊँ ना, ये मुझे इसने मेरी दुखती रग पे हाथ रख दिया कि फाइलर्स को ही नोटिस आ रहे हैं। मैं आज सुबह भी एक प्रोग्राम पे यही बात कर रहा था कि जो फाइलर है वो पाकिस्तान में उसी का जूस निकाला जाता है, उसी के ऊपर टैक्सेस लगाए जाते हैं, उसी का ऑडिट किया जाता है, उसी के बैंक अकाउंट फ्रीज किए जाते हैं, उसी के ऊपर जो है रेट्स होती हैं टैक्स की, और उसी को जो है आप उसको जितना पीस सकते हैं उसको आप पीस रहे होते। तो ऑब्वियसली मैं जो बात कर रहा था उसको मैं थोड़ा सा ऐड ऑन कर दूं, सेल्स टैक्स का अनरजिस्टर्ड का हम डेटा प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो गवर्नमेंट के पास इतना डेटा है कि सिर्फ अगर वो उसको एक जगह कंबाइन करके समराइज कर लें, AI, please use AI, for God's sake, let the government use AI and consolidate all these data. You have a low hanging fruit of at least 10 million prospective taxpayers to come into the system, pay more taxes. और अगर ये शुरू हो जाएगा तो जो आपने गैप बताया था अपने शुरू में इब्तदाइया में कि इतने 5% का गैप है, आई डोंट सी अ रीज़न कि ये रिकवर 5% नहीं हो सकता। विल ऑफ द गवर्नमेंट चाहिए, प्रॉपर तरीके से उसको डेटा को सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है, और सिर्फ काम होना चाहिए जो लोग टैक्स पेयर्स नहीं है उनको लाने का। खुदारा जो टैक्स भर रहे हैं उनको कुछ अरसे के लिए रिलीफ दे दे, हम बहुत खुश होंगे, हम वॉलंटरली टैक्स भर देंगे। आई एम श्योर यू आर अवेयर कि 95.5% टैक्स जो पाकिस्तान में कलेक्ट होता है वो टैक्स पेयर खुद दे रहा होता है। बिल्कुल। और 4.5% एफबीआर की अपनी रिकवरी है। सो obviously simple math. a lot needs to be done. Simple math. Arsalan, now coming back to the macro economy के aspect है, GDP की अगर हम बात करते हैं, मैं आपसे 2 सवाल पूछना चाह रहा हूँ। पहला सवाल तो ये कि हमने देखा कि रियल एस्टेट सेक्टर के लिए विंस देखे, मूवेबल प्रॉपर्टी की जो है सेलिंग एंड परचेजिंग पे हाफ कर दिए गए हैं टैक्सेस। नाउ
व्हेन वी सी कि इसमें सिक्लिकल्स भी इन्वॉल्व हैं, स्टील्स हैं, सीमेंट, बिकॉज ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशन की जा रही है कि इस पर कंस्ट्रक्शन बढ़ेगी, तो इसका क्या जीडीपी ग्रोथ के लिए क्या इसकी ऑब्वियसली कंट्रीब्यूशन आ सकती है? दूसरा ये कि अभी हम बात कर रहे थे कि 2% का प्राइमरी सरप्लस का टारगेट है और ऑब्वियसली पीएसडीपी 1000 अरब रुपए का है। हिस्टोरिकली उस सरप्लस के टारगेट को अचीव करने के लिए पीएसडीपी पे कट लगा है और हम देखें कि इस दफ़ा नज़र आ रहा है एनएफसी के भी एक कैप लगा है। हाउ डू यू सी अस रीचिंग दिस 4% जीडीपी टारगेट? देखिए, like I said earlier, Moise, कि we are starting from a very low base, right? So when the economy is going to move in tandem, तो आपके लिए 4% GDP growth target achieve करना will not be a celebration and it will not be an impossible task as well. इस वक्त भी अगर आप गवर्नमेंट का ब्रेकअप देखें ना, तो दे आर एक्सपेक्टिंग कि आपके सर्विसेज और इंडस्ट्रीज में ग्रोथ आएगी more than 4%. That's how the weighted average is coming to be 4%. And I feel कि statistically they just had to show 4%, इसीलिए जो ना रिवर्स इंजीनियर करके वहाँ से लेके आए. The point is not 4%. The point is कि इकोनॉमी को आपको ग्रोथ की तरफ कैसे लेके जाना है. जब ये IMF का प्रोग्राम इंट्रोड्यूस हुआ था फॉर ऑलमोस्ट 37 मंथ्स, रफली 2 years ago, उस वक्त अगर आप देखें ना, तो 3 या 4 साल के लिए हमने जो इनसे कमिट किया था, हमने कहा था कि हम टैक्स टू जीडीपी रेशो अपना बढ़ाएंगे टुवर्ड्स 13% बाय द एंड ऑफ द प्रोग्राम. इस वक्त हम लोग का टैक्स टू जीडीपी रेशो, आई एम टॉकिंग अबाउट द FBR टैक्सेस हियर, इज स्टिल होवरिंग अराउंड 10.6%. तो एसेंशियली वो जो 2% आप बात कर रहे हैं, जो टैक्स टू जीडीपी रेशो जो हम नहीं कर पाए और शायद बेहतरी के थ्रू हो सकता था FBR के थ्रू, वो आपको कट किधर लेके आ रहा है? आपकी डेवलपमेंट पे, आपके हेल्थ पे, आपकी एजुकेशन पे, आपकी सोशल सिक्योरिटी पे. आपको पता है पेंशन के एक्सपेंसेस इस वक्त they are reaching almost $1 trillion, more than trillion rupees. 7% का increase. एलोकेशन जो डेवलपमेंट को है उससे ज़्यादा आपकी पेंशन की तरफ जा रही है. और पेंशन रिफॉर्म से हम लोग कर रहे हैं, लेकिन एक स्नेल पेस, बड़ा सटल चेंज लेके आती है. गवर्नमेंट कहती है कि ज़्यादा आप क्या कहते हैं ना, ज़्यादा इसको क्या कहते हैं, ट्रबल नहीं करें इकोनॉमी को, उसको स्लो एंड स्टडी चलने दें, बट कोई माइनर चेंजेस लेके आता है. बिकॉज इधर उनके देयर हैंड्स आर टायर्ड, बिकॉज पिछले 4-6 महीने से हम लोग देख रहे हैं मुल्क के अंदर, दुनिया के अंदर ग्लोबल ऑयल प्राइसेस की वजह से क्राइसिस आया हुआ है. एंड हम लोग देख रहे हैं जियोपॉलिटिकली भी हम लोग के अंदर काफ़ी क्राइसिस है पूरा रीजन में और दुनिया में. तो शायद पॉलिसी मेकर्स इस वक्त बिजी है कि यार हम लोग मुल्क के अंदर पहले एनर्जी अवेलेबिलिटी फोकस करें, प्राइस अफोर्डेबिलिटी बेसिस फोकस करें. NFBR को जो टारगेट दिया है उन्होंने, आपने देखा होगा कि सिर्फ ऐसे नहीं है कि काम नहीं हो रहा. देखिए पिछले 3-4 सालों में ट्रैक एंड ट्रेस आपका शुरू हुआ, काफ़ी सेक्टर्स के ऊपर चला गया, नंबर 1. नंबर 2, अभी हम देख रहे हैं कि फेसलेस ऑडिट्स हो रहे हैं. अभी आपको जैसे AI की इंटीग्रेशन की बात हो रही थी. गवर्नमेंट हैज़ अ लॉट ऑफ डेटा, बट अगेन विल पावर चाहिए उसमें. एंड ऑल्सो अभी थर्ड पार्टी को गवर्नमेंट हायर कर रही होती है, एडवाइजर्स को ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस, टू गो आफ्टर पीपल, चेक देयर लाइफस्टाइल्स, और उनको आप टैक्स नेट में लेके आए. प्रॉब्लम यह है मोइस मेरे ख्याल से कि 12 महीने बाद जो डिसीजन होता है ना, दैट्स टू लेट. ये इवॉल्विंग प्रोसेस होना चाहिए हर महीने. फॉर इंस्टेंस इस बजट में जो लोग सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा कमा रहे होते हैं, इट्स अ न्यू इंडस्ट्री इटसेल्फ. इट्स नॉट राइट और रॉन्ग, बट दे शुड बी टैक्स्ड एज वेल. जो सोशल मीडिया की अर्निंग है लोगों की, कमर्शियल, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर है, उनको उन्होंने टैक्स नेट में लेके आ गए. आपके जो सिगरेट्स है, वेप बहुत कॉमन हो गया है, उनको वो टैक्स नेट में लेके आ लिक्विड है, उस पे भी 100 रेवेन्यू मेजर्ड. प्रिसाइसली. तो बट दीज आर इंक्रीमेंटल स्टेप्स, दीज आर नॉट रेवोल्यूशनरी. बट अगर हम लोग, या तो गवर्नमेंट एक पोजीशन में आ जाए कि रेडिकल रिफॉर्म्स करें. बाय रेडिकल रिफॉर्म्स ये कि जो लार्ज टैक्स पेयर्स हैं उनको बोलते हैं सुपर टैक्सेस रिमूव. जैसे हम लोग के ऊपर कहते हैं कि सरचार्ज हटा दिए सैलरी के ऊपर, उनके ऊपर भी आप सुपर टैक्सेस रिमूव, एंड कॉर्पोरेट टैक्स आपका कम होगा टुवर्ड्स 25% इन 5 years. गवर्नमेंट शुड हैव गिवन, मेरी एक ख्वाहिश ये थी कि फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट दे देती. गवर्नमेंट कहती है अगले 3 साल में 2% आपका कॉर्पोरेट टैक्स कम होता है, या 1%, ताकि लोग जो इन्वेस्टर है आज इन्वेस्ट करता तो उसको 3 से 5 साल की क्लैरिटी होती है कि मेरा प्रॉफिट रेट कम हो रहा है. नंबर 1. नंबर 2, अभी भी हमारे हिडन टैक्स पड़ा हुआ है इन द फॉर्म ऑफ एडिशनल रियल स्टेट प्रॉपर्टीज़. आप किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट से बात कर लें, या तो वो पैसे डॉलर में रखता था, या पैसे मुल्क से बाहर लेके जाता था, या गोल्ड या रियल स्टेट में. इस वक्त अगर DHA कराची या ग्लोबली पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखें प्रॉपर्टी प्राइसेस जो इंक्रीज़ किए हैं, तो ये स्पेकुलेटिव मनी इधर पार्क हो रही है, जो बाहर नहीं जा रही थी, जो बाहर से आ रही थी इधर आ रही. तो अगर एक आदमी के पास सपोज करें 15 करोड़ के प्लॉट्स हैं,
तो अगर वो फिर 10 करोड़ रुपए का प्लॉट दे रहा है तो उसके ऊपर इंक्रीमेंटल मार्जिनल टैक्स ज़्यादा होना चाहिए, उसको आप डिस्करेज करें, वो फॉर्म उसको बेसिकली उसको कैपिटल productive फॉर्मेशन बनाएं। में जाना चाहिए। तो हम लोग का पिछले 3 साल में, जैसे मैं अभी बता रहा था, एक तो टैक्स टू जीडीपी रेशियो कुड हैव बीन मच बेटर, और उसके ऊपर वी डोंट नीड टू वेट कि 12 महीने के बाद इसको टैक्स लगा दो, भाई आप हर हफ्ते इवॉल्व करें सिचुएशन को। नंबर 2, अगर हमें अपनी जीडीपी को लेके जाना है टुवर्ड्स ए डेवलपिंग इकोनॉमी स्टेटस, लेट्स फॉरगेट डेवलप्ड ऑल टुगेदर, डेवलपिंग इकोनॉमी स्टेटस के लिए भी यू नीड 6% जीडीपी ग्रोथ। इस वक्त भी इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो, सेविंग्स टू जीडीपी रेशियो, अब ये बताना बड़ा ज़रूरी है कि मुल्क के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, सरमायाकारी नहीं होगी, तो ना जॉब्स क्रिएट होंगी, ना डायरेक्ट टैक्सेस होंगे, ना वैल्यू एडिशन होगी, ना आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी। जैसे आपने शुरू में इंट्रोडक्शन में कहा, एक्सपोर्ट्स में देयर इज नो एम्बिशन, ओनली 2% का इंक्रीज है। 2% इस साल टारगेट $35 अरब का था, इस साल 32 बिलियन। प्रिसाइसली, क्योंकि गवर्नमेंट एक चीज़ समझ चुकी है जो उनके फेवर में आ गई है, वो ये है कि रेमिटेंसेज आर ग्रोइंग मच फास्टर देन आवर एक्सपेक्टेशंस एज वेल। आपको पता है 2001 में साल की आपकी रेमिटेंसेज कितनी होती थी? $1 बिलियन, और इस साल हम लोग बैठे हैं $40 बिलियन, और आपकी एक्सपोर्ट्स फ्रॉम $6 बिलियन तो $40 बिलियन, वो 40 टाइम्स बढ़ गया, ये 6-7 टाइम्स भी मुश्किल से बढ़ा है। तो हाँ, ऑन वन हैंड गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया, एक्सपोर्टर्स को कहा कि भाई आपका मिनिमम टैक्स रेट हम कम करते हैं फ्रॉम 1+1 टू टोटल 1.25, गुड। सिमिलरली, और अभी ये अनाउंसमेंट भी हुई थी बजट में कि कैबिनेट में आज डिसाइड हुआ कि जो आपकी सुपर टैक्स रिमूव हो रहा है, ये एक्सपोर्टर्स को भी आप एक्सटेंड कर दें, फैंटास्टिक। बट अगेन एक्सपोर्टर के इस वक्त परेशान है कि करेंसी आपकी बिल्कुल पेग्ड है फॉर 3.5 ईयर्स। मार्च 2023 से आज भी करेंसी उधर स्टेबल है। कंपेयर आप करें इंडिया से, वियतनाम से, थाईलैंड से, साउथ कोरिया से, टर्की से, इजिप्ट से, ऑयल प्राइसेस के बढ़ने के बाद उन्होंने अपनी करेंसी को थोड़ा सा छोड़ा है ताकि कंपेटिटिवनेस आए। गवर्नमेंट का एक्सपीरियंस ऐसा है कि करेंसी छोड़ेंगे तो इन्फ्लेशन हो जाएगी, सारा सिस्टम डिरेल हो जाएगा। तो हमारी इकोनॉमी आज भी बड़ी फ्रेजाइल किस्म की इकोनॉमी है। इसमें अगर एग्रीकल्चर पे टैक्स ज़्यादा लगता है, हमने देखा था IMF के अंदर ये था कि एग्रीकल्चर पे आपको टैक्स करना है, सिंबॉलिक असेंबलीज ने किया, पास किया, पर उसको रिट्रीट कर दिया। तो आई थिंक अ लॉट कुड हैव बीन डन, बट ओवरऑल दिस इज स्टिल इफ पाथ फ्रॉम स्टेबिलिटी टुवर्ड्स ग्रोथ। बिल्कुल। अमर साहब, मेरा आपसे एक सवाल NFC के ऊपर है। अगर हम देखें, थोड़ा हम नंबर्स में भी जाएं, इफ वी डिवेल्व इनटू द नंबर्स, और हम अगर आज हम फाइनेंस मिनिस्टर साहब की तकरीर को भी देखें तो ऐसा लगा है कि कहीं ना कहीं जो NFC की डिस्पर्समेंट है उस पर हमें कहीं ना कहीं कैप ज़रूर नज़र आया है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? नहीं, कैप इसलिए नज़र आया क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट की हमेशा शिकायत ये होती थी कि जो हम कमाते हैं वो हम सूबों में बांट देते हैं, और जब हम सूबों में बांट देते हैं तो हमारे पास हमारे अखराजात मीट करने के लिए पैसे नहीं होते। तो उसी वजह से आज आपने देखी कि लास्ट मिनट भी कोशिश की जा रही थी कि पीपल्स पार्टी आए बैठे। आई थिंक एक वन ऑफ द मेन रीजंस ये भी था कि NFC की डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, एंड बाद में कन्विंस किया गया और वो मौजूद हुए। तो एक सवालिया निशान तो हमेशा रहा है, और इसीलिए 28वीं तरमीम की भी बातें की जा रही हैं। सो मेरा ये ख्याल है कि NFC की डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ ऑलवेज बीन अ पेन पॉइंट फॉर द फेडरल गवर्नमेंट, एंड उसको उन्होंने एड्रेस करने की कोशिश करी है। बट अगेन कोशिश, आपका एम, अगेन गोल पोस्ट डिफरेंट है। एम शुड बी टू एक्सपैंड द टैक्स बेस, जैसे हम पहले डिस्कस कर रहे थे। ये एम नहीं होना चाहिए कि हम अपने पैसे जो किसी और को देने हैं उनको रोक लें। सो तरीक़ेकार डिफरेंट है, गलत है मेरे ख्याल से टैक्स बेस को एक्सपैंड किया जाए, टैक्स टू GDP रेशो बढ़ाया जाए, इन चीज़ों पे फोकस किया जाए। इन चीज़ों पे फोकस ना किया जाए कि हम किस तरीके से अपने पास ज़्यादा पैसे रिटेन कर सकते हैं। अगर इंटेंशन हम चेंज कर लेंगे और हमारी नीयत सही होगी तो आई थिंक ये चीज़ भी आपको नहीं करनी पड़ेगी, या ये करनी पड़ेगी तो बतदरीज कम करनी पड़ेगी। So again, it is a step that they have taken because they want to meet their obligations. But जहाँ अभी एक पेंशन की बात हो रही थी, पेंशन इज ऑलवेज बीन अ पेन पॉइंट। मैं अपने फैमिली के अंदर लोगों को देखता हूँ, फैमिली के बाहर लोगों को देखता हूँ, लोगों के जी रिलेटिव्स 30 साल हो चुके होते हैं मरे हुए, बट आज भी उनको पेंशन मिल रही होती है। या आज कुछ लोग रिटायर हो गए, 20 साल हो गए, उनकी पेंशन आज सैलरीड एम्प्लॉइज से ज़्यादा होती है। सो मेजर्स वो जो स्नेल पेस पे हो रहे हैं उनको एक्सपर्टाइट करना पड़ेगा, इन चीज़ों को दुरुस्त करना पड़ेगा जहाँ ब्लीडिंग एक्चुअली रोकनी चाहिए। सो अगेन आई एम इन फेवर, पार्शली इन फेवर के अखराजात कम होने चाहिए, सूबों को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, बट क्या ये एज ए रेवेन्यू, अपने पास रेवेन्यू ज़्यादा कलेक्ट करने का मेजर होना चाहिए? ये नहीं होना चाहिए। दिस इज़ एटलीस्ट माई ओपिनियन। पर अच्छा ज़ीशान साहब, कहीं ना कहीं अगर हम देखें थोड़ी सी डिजिटाइजेशन की तरफ भी
अगर आप कहें इफ नॉट वन हाफ अ स्टेप फॉरवर्ड टू मूव हुए विद होल्डिंग टैक्स ऑन फॉरेन ट्रांजैक्शंस, हमने देखा कि 5% से कम करके 0.5% पे गए हैं। इस तरह के मेजर्स को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये अच्छे स्टेप्स हैं जहाँ हमारा फोकस होना चाहिए डिजिटाइजेशन। देखिए, जितना भी आज यंगर लॉट आ रहा है वो ई कॉमर्स यूज़ कर रहा है, दबा के यूज़ कर रहा है, तो हमारी डॉक्यूमेंटेशन तो हो रही है। अगेन इन वन फॉर्म और द अदर डॉक्यूमेंटेशन इज़ बीइंग डन। सो उसको इकट्ठा करने की ज़रूरत है आपके टैक्स बेस बढ़ाने के लिए, और वो बढ़ जाएगा। सो FBI ने अब सेल्स टैक्स में डिजिटल इनवॉइसिंग का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया हुआ है। 1 जुलाई से इम्प्लीमेंटेशन फुल फोर्स में होनी चाहिए। वैसे तो ये पिछले सितंबर से होनी थी, लेकिन अब वो 1 जुलाई से हम सुन रहे हैं कि फिर उसके ऊपर एक वो प्रोसीडिंग्स शुरू कर देंगे। तो कुछ अच्छे स्टेप्स हो रहे हैं, और मैं आपको ये कह सकता हूँ कि गोइंग फॉरवर्ड 3 साल 4 में 3 या 4 साल में पाकिस्तान डिजिटाइज हो जाएगा, और ये हमारे बच्चे कर देंगे, क्योंकि हमारे बच्चों को बैंक अकाउंट में चेक लिखने की आदत ही नहीं है। वो तो टक 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 ऑनलाइन अकाउंट से ट्रांसफर कर देते हैं। हम जब पूछते हैं ना कि पैसे कहाँ, वो मैंने वो ये खरीद लिया, मैंने वो वहाँ से ये खरीद लिया, मैंने ये खाना मंगा लिया। सो अब करना क्या चाहिए, इन यंगस्टर्स को इनकरेज करना है आपको। इन यंगस्टर्स को ये कहना है कि भाई मोर एंड मोर इस टाइप के प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करें। तो वो किस तरह से करेंगे कि जब आप इंसेंटिवाइज करेंगे। मैं हमेशा इस चीज़ के फेवर में हूँ कि हम पिछली चीज़ों से, गलतियों से सीखें और उसको अब करेक्ट करते चले जाएं। मुझे खुशी हुई फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कल जब तकरीर की कि अब हमारे पास कुछ ना कुछ स्पेस क्रिएट हो रहा है, हमने जो है अपनी इकोनॉमी को जो है वो सही ट्रैजेक्टरी में डाल दिया है। नाउ इट्स अ ग्रोथ ओरिएंटेड, हमारी जो आगे चलना है हमने वो ग्रोथ पे चलना है। वेरी गुड। अब उस पे करते क्या, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था, जो अभी हमारे ने भी बात की, कि मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि जैसे आपने भी कहा रेडिकल चेंजेस कुछ आने चाहिए थे। मुझे फ्यूचरिस्टिक, जो ऐसे ने कहा कि फ्यूचरिस्टिक अप्रोच आनी चाहिए थी, कि जैसे आज से कई साल पहले गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अनाउंस कर दिया था, जब हमारा कॉर्पोरेट टैक्स रेट जो है वो आई थिंक 35% था, कि हम इसको हर साल 1-1% कम करेंगे। वो 1-1% कम हुआ और वो 29 पे आके लॉक लग गया। फिर बात हुई कि अब इसको 25% में लेके जाएंगे, वो मटीरियलाइज नहीं हो सका। जब आपके पास स्पेस होती है ना थोड़ी सी, तो फिर आपको आउट ऑफ द बॉक्स कुछ ना कुछ करना चाहिए। इस बजट में सिर्फ एक ही आउट ऑफ द बॉक्स मुझे नज़र आ रहा है, जो हम 2-3 साल से सुन रहे थे, फेसलेस ऑडिट। इट्स अ गुड थिंग। अगेन हम उस डिजिटल मीन्स को ज़्यादा इम्प्लीमेंट करना चाह रहे। कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, दैट्स वी हैव टू सी एज वी मूव अलॉन्ग, बट देयर इज़ अ पॉजिटिव स्टेप, देयर इज़ द इंटेंट कि इसको हमें करना चाहिए। हमें अपने सिस्टम्स को इम्प्रूव करना पड़ेगा, और मैं ये समझता हूँ कि कोई मुश्किल नहीं है कि आप अगर टारगेट रख दें 5 साल का, कि ये हमें अपनी पूरी इकोनॉमी को डिजिटाइज कर देना है। अगेन, ये कैश क्यों इतना सर्कुलेट होता है? ये कैश सर्कुलेट इसलिए होता है कि टैक्स रेट बहुत हाई है। ये कैश की सर्कुलेशन की मेजर रीज़न है कि मैं सिस्टम में लाना ही नहीं चाहता। मैं रेंट सीकिंग करता हूँ, बैंक में रखता हूँ, बैंक से मुझे 10% प्रॉफिट मिल जाता है, अल्लाह खैर से अल्लाह, मेरा इन्फ्लेशन कवर हो जाता है। सो मुझे करना क्या है, आज वो जो कैश इन सर्कुलेशन है उसको इंडस्ट्री में लाना, ताकि इकोनॉमी का बेसिकली ग्रोथ चलेगी। सर्कल कैसे चलेगी? मुझे दुख हुआ जब मैंने ये बजट कल इकोनॉमिक सर्वे देखा कि इंडस्ट्री हमारी 2% से नीचे गई है। दिस शुड नॉट हैव बीन डन। इसका मतलब है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है हमारे पास, कम नहीं हुई। सो अगर ये टैक्स रेट्स को कम करते तो मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ इकोनॉमी चल पड़ती, 4% का टारगेट अगेन नंबर है बैकवर्ड्स। मैं बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ कि ये इन्होंने बैकवर्ड्स वर्किंग की है, जो हर साल होती है कि इतना टैक्स टारगेट है ना, अच्छा ये रेट बढ़ा दो, अच्छा ये रेट बढ़ा दो, टैक्स अचीव हो जाएगा। सो अब हमें इस चीज़ से निकलना पड़ेगा बाहर। एब्सोल्युटली। मैं ऑन दिस नोट अरसलान, मुझे आपकी तरफ आना था। सुपर टैक्स पे रिडक्शंस हमने देखी, उसमें आई थिंक जो इंडिविजुअल्स का कम्प्लीटली अबॉलिश हुआ, दैट वाज एन अनएक्सपेक्टेड मूव। कंपनीज पे हमने देखा 10% से 8%। हाउ डू यू सी दिस इंटेलिंग फॉर द कंपनीज इन जनरल? और ये जो एक इंक्रीज्ड आपको लिक्विडिटी है, हाउ डू यू सी दैट ट्रांसलेटिंग इनटू द इक्विटी मार्केट्स?
मोइज थैंक यू, फैंटास्टिक, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहले तो जो सैलरी क्लास की जब टैक्स रेट इफेक्टिव कम होता है ना, वो 99% इकोनॉमी के अंदर वापस कंजम्पशन के फॉर्म में री इन्वेस्ट हो जाता है। वो फिर गुड्स खरीदते हैं, कोई सर्विसेज, कोई ट्रैवल पे चले जाता है, कोई घर खरीदता है, कोई गाड़ी खरीदता है, तो ये तो आपका इकोनॉमिक पहिया इस पे चलने लग जाएगा। सिमिलरली स्टॉक मार्केट के अगर हिसाब से देखें तो बहुत कम मिड कैप कंपनीज होती हैं जिनकी प्रॉफिटेबिलिटी 500 मिलियन से कम है, बट इवन देन इन दैट केस उनको एक पॉजिटिव स्टिमुलस नज़र आएगा कि आगे जाके गवर्नमेंट इज़ इन अ पोजीशन टू गिव रिलैक्सेशन। अगर हम नटशेल में बात करें तो हमने देखा कि ये जो सुपर टैक्स की आपको बेनिफिट है, ये ऑयल एंड गैस, ईएनपी, फर्टिलाइज़र को नहीं मिला, एंड दैट इज़ ऑलमोस्ट आपकी 50 to 60% ऑफ इंडेक्स का जो वेट है वो इधर ही चला जाता है। तो बट ऑन दी अदर हैंड हमने देखा है कि जो सिक्लिकल सेक्टर्स है, जो हम लोग बोलते हैं कि तेज़ी में बहुत तेज़ जाता है और बुराई में बहुत नीचे आता है, जैसे सीमेंट, स्टील, ऑटोज़, ग्लास एट्सेट्रा, इनको बेनिफिट होगा क्योंकि गवर्नमेंट ने अनाउंस भी किया था कि मॉर्गेज फाइनेंसिंग जो है उनके लिए उन्होंने ठीक ठाक बजट रखी है और तकरीबन 5 लाख उनके टारगेट है कि हाउसिंग यूनिट्स को हमने मॉर्गेज फाइनेंसिंग देनी है। दैट विल एक्सेलरेट इन दिस फिस्कल ईयर, तो वी विल सी वन गुड साइन ओवर देयर। सेकेंडली हम लोग देखेंगे वापस जो कैपिटल फंसा हुआ था, अभी आपके विदहोल्डिंग टैक्स, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द रियल स्टेट पे भी कम हो गया है। इट इज़ एडजस्टेबल बट अगेन मनी विल फ्लो इन ओवर देयर एज वेल। तो वी विल सी कि नेचुरली आपकी रियल स्टेट की प्राइसेस अगर ऊपर जाती है तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी वो डिमांड पुल हो जाती है, लोग कहते हैं इधर पैसे लगाओ इधर ज़्यादा फायदा होगा। बट ओवरऑल लाइक आई सेड एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम, आई थिंक गवर्नमेंट ने एक अच्छा काम ये किया कि फिस्कल डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट को मेंटेन किया विद इन द IMF प्रोग्राम। एम्बिशियस हो सकता था और ज़्यादा आपका बजट इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर यील्ड, आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी, आपकी EV पॉलिसी इस वक्त ज़्यादा बेहतर हो जाती। गवर्नमेंट को एक बिग टिकट प्रोजेक्ट्स लगाने चाहिए थे कि यार आगे जाके पेट्रोकेमिकल कैसे लगेगा, स्मेल्टर कैसे लगेगा। हम लोग इधर माइंस करके आपको रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करने का तो इरादा रखते हैं, बट हमने ये नहीं देखा कि 5 से 10 साल लगेंगे डैम्स बनाने में, रेलवे बनाने में। बट ओवरऑल आई थिंक इट्स अ पॉजिटिव साइन। The stock market should react positively to this from Monday onwards if state bank भी अगर interest rate status को रख। अच्छा, ऑन द मार्केट पार्ट में द क्वेश्चन है कि सुपर टैक्स से ENPs, फर्टिलाइजर्स और बैंक्स, इनको जो है सुपर टैक्स की जो एक रिलैक्सेशन दी है वो इन 3 सेक्टर्स पे नहीं लगाई है। कमिंग ऑन टू द इक्विटी मार्केट पार्ट, डज दैट मेक दीज सेक्टर्स रिलेटिवली लेस अट्रैक्टिव दैट दो सिक्लिकल सेक्टर्स जिनको आज कहीं ना कहीं रिलीफ मिला है पॉकेट्स में, अगर मिला है तो? Yes, relatively less attractive you should say, because देखिए ये जो सेक्टर्स हैं आपने बताया, बैंक्स, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन और फर्टिलाइज़र, इनको हम कहते हैं डिफेंसिव सेक्टर्स हैं। ये ज़्यादा GDP ग्रोथ के साथ इनकी हाईली कोरिलेशन नहीं होती। बैंक्स वैसे ही चल रहे होते हैं, ऑयल एंड गैस आपकी इस वक्त इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस से लिंक्ड है, फर्टिलाइज़र की बिल्कुल स्टैगनेंट डिमांड होती है। आपके पास पता है लोकल मार्केट शेयर किसका ज़्यादा है, आपका एग्रीकल्चर आपकी डिमांड आती है फिर वो बिक जाता है। तो इनके लिए कोई मेजर या इवन माइनर चीज़ पॉजिटिव नहीं है स्टॉक मार्केट के लिए। स्टॉक मार्केट में आपके जो सेक्टर्स हैं सिक्लिकल, जो कंस्ट्रक्शन लेड सेक्टर्स हैं, टेक्सटाइल्स हो गए, एक्सपोर्टर्स हो गए, IT सेक्टर हो गया, उनको बेनिफिट मिला है। दे विल बी मोर एक्साइटेड देन दी कन्वेंशनल सेक्टर्स। बिल्कुल। अमर, मैं आपके पास एक फाइनल क्वेश्चन के लिए आना चाह रहा था। हमने आज देखा कि 4 साल इम्पोज होने के बाद CBT हमने देखा कि उसको आज उन्होंने कहा कि हम आज अबॉलिश कर रहे हैं। इफ़ वी लुक इनटू दिस टैक्स, साउंडेड लाइक अ रिग्रेसिव टैक्स मेजर ऑल एंड ऑल। हमने क्या खोया, क्या पाया हमने इसमें? आई थिंक काफ़ी कुछ खोया है, पाया बहुत कम है। और उसकी एक वजह ये सबसे ज़्यादा है कि जब से CVT लागू हुआ और 7E लागू हुआ आज से 4 साल 5 साल पहले, तो काफ़ी लोगों का आउटफ्लो पाकिस्तान से बाहर बढ़ गया। अ लॉट ऑफ पीपल स्टार्टेड लीविंग पाकिस्तान। काफ़ी लोग जो इरादा रखते थे पाकिस्तान आने का कि जी हमने फैमिलीज़ के पास वापस आना है या आगे अगर हमने इन्वेस्टमेंट्स करनी है, उन्होंने कहा जी अगर हम 183 डेज से ज़्यादा पाकिस्तान में गुजारेंगे तो हम पे भी CVT लगेगा, एंड हमने तो एसेट्स पाकिस्तान में जनरेट भी नहीं करे, हमें उसके ऊपर टैक्स देना पड़ा है। तो इट वॉज अ रिग्रेसिव स्टेप फ्रॉम डे वन, एंड कभी अवाम ने उसको सही तरीके से एक्सेप्ट ही नहीं किया। सो आई थिंक देर आए दुरुस्त आए, इससे फ़ायदा काफ़ी ये होगा कि अब काफ़ी लोग जो पाकिस्तान से बाहर जा चुके थे क्योंकि उनको CVT देना पड़ रहा था अपने एसेट्स पे, वो पाकिस्तान वापस आएंगे, और जब वो वापस आएंगे तो उनको सिर्फ एक अपनी फॉरेन इनकम पर टैक्स देना पड़ेगा जो कि ग्लोबली भी दिया जाता है, बिकॉज आप पाकिस्तान के रेजिडेंट हैं। और अगर कुछ लोग जो सालों बाद वापस आ रहे हैं तो उनको 2 साल तक की एग्जेम्पशन भी मौजूद है फॉरेन इनकम पर टैक्स देने की। सो मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि इट इज़ अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन।
इट इज़ अ स्टेप कि अगेन कि आपको रेवेन्यू जनरेटिंग मेजर्स शॉर्ट टर्म थिंकिंग देख के नहीं करने चाहिए, आपको लॉन्ग टर्म विजन बनाना चाहिए। जिस तरीके से इस शो के अंदर हमने डिस्कस करा है कि गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी जो है वो नी जर्क रिएक्शन पे नहीं होनी चाहिए। सो इट्स अ गुड स्टेप, इट्स अ वेरी गुड स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। मेरी तो ख्वाहिश होती है कि इसको रेट्रोस्पेक्टिवली विड्रॉ किया जाता और बोला जाता कि टैक्स ये 2026 में भी नहीं देना है आपको, बट चलें, देर आए दुरुस्त आए। एंड इससे आई थिंक इनफ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, इनफ्लो ऑफ पीपल डिक्लेयरिंग देयर फॉरेन एसेट्स इन पाकिस्तान इज गोइंग टू इंक्रीज। सो पॉजिटिव स्टेप। निशान साहब, मैं आपसे एक ओवरऑल टेक पूछूं। ऑब्वियसली 15.26 ट्रिलियन का रेवेन्यू टारगेट, क्या जो अगर हम इसको एक जनरलाइज करके मैं आपसे पूछूं, पूरा जो रेवेन्यू सेगमेंट ऑफ दिस बजट एंड द एक्सपेंडिचर पार्ट, समथिंग न्यू और यू स्टिल थिंक दैट इट इज़ जस्ट द रेमिनिसेंट ऑफ द पास्ट? I think it should be it is a mix of everything. I see good steps. I see not so good steps. I see some breathing space given. I see some breathing space not given. So again, मैं समझता हूँ कि ये टारगेट हम अगले साल जब आपसे बात कर रहे होंगे या मिड में बात कर रहे होंगे तो मैं आपको ये अभी बता देता हूँ कि हम 14,000 और 14,500 के दरमियान रहेंगे और वो हम अचीव कर लेंगे, चूँकि वो आपने खुद ही बता दिया है वो उसकी कैलकुलेशन, तो वो हम अचीव कर पाएंगे अगर हमने सीरियसली नॉन फाइलर्स के ऊपर काम करना शुरू कर दिया, कि जो मेरी बड़ी ख्वाहिश है, वरना मुझे भी नॉन फाइलर कोई बना दे प्लीज़। तो अगर वो कर लिया हमने तो मैं समझता हूँ कि हम ये टैक्स टारगेट्स को अचीव कर सकेंगे। लेकिन इस बजट में नहीं, ये मिसिंग है। नॉन फाइलर को आज भी हमने लीगलाइज एंटिटी माना हुआ है इस बजट में, जो मैं समझता था कि वो ख़त्म कर देंगे, बट आई गेस वी आर लर्निंग। बट अगेन, इतने सालों से गवर्नमेंट में ये लोग हैं, इनको अभी तक सीख जाना चाहिए था। सो दैट इज़ वन थिंग विच इज़ मिसिंग। अगेन, जैसे हम बात कर रहे थे, एम्बिशियस कोई चीज़ नज़र नहीं आई, कोई ऐसी एक्स्ट्रा, एक्सेप्ट फॉर द रेवेन्यू टारगेट प्रोबेबली। तो वो तो हमेशा से, वो तो देखिए ना, उसके लिए तो आप सो जाए, पिछले 10 साल 12 साल 15 साल हमेशा एम्बिशियस मिलेगा आपको। सो इस टारगेट से हटना चाहिए। अब हमने ये सुना था बाय द वे कि टैक्स पॉलिसी अलग हो चुकी है, तो इस साल का बजट कोई वो नहीं बनाएगा कि जिसने टैक्स कलेक्ट करना है। आई थिंक देयर इज अ ग्लिम्स ऑफ दैट, बट आई वुड लव टू हैव नोटेड कि कुछ ज़्यादा चीज़ें होती, वो मिसिंग है इसमें। बहुत शुक्रिया। मैं सिर्फ इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ निशान साहब की। देखिए, वी आर सिटिंग ऑन टन्स ऑफ डेटा ऑफ नॉन फाइलर्स, एंड अगर ये स्ट्रीमलाइनिंग मेजर्स जो इन्होंने इंट्रोड्यूस करे हैं इस बजट के अंदर, जहाँ इन्होंने AI का बात करे, टेक्नोलॉजी का बात करे, बट वो सारे फोकस किधर किया गया है? डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पे, इंडिपेंडेंट केस स्क्रूटनी पे, एल्गोरिथम्स के थ्रू चीज़ों को रिजॉल्व करने पे। दे शुड हैव एडेड अ प्रोविजन जहाँ वो कहते हैं ये जो नॉन फाइलर्स का डेटा है हम उसको AI बेस के ऊपर यूज़ करेंगे और यूज़ करके एक डिपार्टमेंट बनाएंगे जो उसका सिर्फ और सिर्फ काम ये होगा और उसके टारगेट्स ये होंगे। अगर वो एक स्टेप लेते तो वो और ज़्यादा अच्छा होता और कॉन्फिडेंस बिल्ड करता एक आम टैक्स पेयर के अंदर। सो दैट इज़ व्हाट आई वांटेड टू ऐड ओवर हियर। जस्ट वन मोर थिंग ऑन दिस मोइज, आई थिंक इससे ज़्यादा रेडिकल रिफॉर्म ये होता है या एम्बिशियस रिफॉर्म ये होता है कि गवर्नमेंट अनाउंस करती है कि डीमोनेटाइजेशन ऑफ 5,000 नोट्स होती है। प्रॉब्ली दैट वुड हैव बीन बेटर फॉर डॉक्यूमेंटिंग द इकोनॉमी। थैंक यू। एब्सोल्युटली, थैंक यू वेरी मच। और उम्मीद यह है कि देयर कम्स अ डे व्हेन वी कैन यूज़ द फ्रेज पेवस्ता शजर से उम्मीद है बहारत। बट देन अगेन बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। हमने इकोनॉमी को जो आज हमारा फिस्कल बजट आया 2026-2027 का, उसमें हमने उसको कोशिश की कि हम चीज़ों को प्रॉपरली हम इसको एनालाइज कर लें। ऑब्वियसली वक्त के साथ साथ जैसे मोर डिटेल्स आएंगे उसको फर्दर भी एनालाइज करेंगे, लेकिन ऑन द होल ऑन द फेस लगता है कि उम्मीदों से बेहतर बजट आया। लेट्स सी हाउ डू दिस थिंग्स इंटेल, जो टारगेट्स रखे गए हैं वो किस तरह अचीव होते हैं, इसको हम फर्दर भी डिस्कस करेंगे। लेकिन आज के लिए फिल वक्त इतना ही। अल्लाह हाफिज़।